देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग मानव एवं पर्यावरण संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मानव और पर्यावरण संबंध का मतलब ये है कि ये कोई अलग से सेपरेट कोई सेक्शन नहीं है ज्योग्राफी का। इसमें मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी विचारधाराएं रही हैं और कौन कौन से ज्योग्राफर्स ने क्या क्या फेमस बात बोली है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। आप कोशिश कीजिएगा पेन की टिप को फॉलो करें। ठीक है, इजीली। तो प्रमुख विचारधाराओं में पहले लिखा है, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने की एक नवीन अंकुर है। अ रीसेंट स्प्राउट, स्प्राउट मतलब क्या है? अंकुर। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना स्प्राउट्स खाते हैं, भीगी हुई दाल। तो स्प्राउट मतलब क्या होता है? जिसमें अंकुर आ जाता है। अ रीसेंट स्प्राउट फ्रॉम द वल्नरेबल ट्रंक ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस। ये स्टेटमेंट किसका है? नीचे दिया हुआ है पॉल विडाल्डी और ब्लांच का। ठीक है, तो आपको बस शॉर्ट में इतना याद रखना है कि अंकुर से संबंधित, ठीक है, मानव भूगोल को एक अंकुर के रूप में किसने स्टडी किया था? विडाल्डी ब्लांच ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका ये सेकंड पर, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है? कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल। कौन हुई है ये? फेमस, आप जानते हैं कौन से स्कॉलर हैं ये अमेरिकन स्कॉलर हैं। ठीक है, किसकी फॉलोवर थी? पॉल विडाल्डी, उसकी फ्रेडरिक रेटजल की। ठीक है, और ये पॉल विडाल्डी लाब्लांच ह्यूमन ज्योग्राफर में है। ठीक है, तो एलन चर्चिल सैम्पल का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या कहता है स्टेटमेंट ये? कि मानव भूगोल जो है, ठीक है, वो क्या है? अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। शॉर्ट में कैसे याद करोगे? कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ठीक है, ये एलन चर्चिल सैम्पल कहती है आपकी। मानव भूगोल के भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के गुण के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन कहता है? आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, ये तीनों ही डेफिनेशन में मैंने टिक किया है। इट मीन्स दैट तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हंटिंगटन की डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई है, इसको कैसे याद करेंगे आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है कि मानव भूगोल में जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनके गुणों का जो इंटरेक्शन है ना, ठीक है, रिलेशंस का, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। तो आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो पाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप इसको शॉर्ट में कैसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसने बताया था? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। सैम्पल क्या कहती हैं? अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के रिलेशंस के बारे में कहती हैं। पॉल विडाल्डी लाब्लांच क्या कहते हैं? पॉल विडाल्डी लाब्लांच कहते हैं कि जो अंकुर, ठीक है, कहने मतलब है कि ज्योग्राफी में एक अंकुर के रूप में जो है मानव भूगोल, उसकी स्टडी की जाती है। बस इस तरीके से आपको है ना कोई स्पेसिफिक टर्म पकड़ना है, पूरे ही लाइन की कोई स्पेसिफिक 2-3 टर्म पकड़नी है जिससे आप ऑप्शन में सही टिक कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है जी एल्बर्ट डिमांजिया का है, इसको मैंने भी टिक किया है। क्या कहते हैं एल्बर्ट डिमांजिया? मानव भूगोल मानव समुदायों एवं समाज के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। शॉर्ट में कैसे याद करेंगे इसको? कि मानव के जो समुदाय हैं और समाज के भौतिक वातावरण। ठीक है, मानव के जो भी समुदाय हैं, समुदाय मीन्स क्या होता है? कम्युनिटीज। और ठीक है, और जो सोसाइटल उनके सोसाइटल इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या स्टडी है? वो स्टडी क्या कहलाती है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किसने कहा था? एल्बर्ट डिमांजिया ने। मानव समुदाय और उनके समाज के साथ संबंध, ये बात कौन कहते हैं? एल्बर्ट डिमांजिया। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखिए वाइट एंड रेनर, ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है वाइट एंड रेनर की। क्या कहते हैं? मानव भूगोल मुख्यतः ह्यूमन इकोलॉजी है जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि में मानव समाजों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? वाइट एंड रेनर की डेफिनेशन आ गई हो कि मानव भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी बताया था। ठीक है, मानव भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी बताया था। ठीक है, जिसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। या आप इतना भी याद रख लेंगे ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में जो डेफिनेशन है वो वाइट एंड रेनर की है। ठीक है, इस बात का याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, आपको मैंने बैरोज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बैरोज का। ठीक है, मुझे पढ़ के बताना कि उसमें क्या कॉमन है और इस कॉन्सेप्ट और इस वाली लाइन में क्या कॉमन है। मानव परिस्थिति वाली जो लाइन है इसमें और बैरोज का क्या कॉन्सेप्ट है। बैरोज पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, अमेरिकन है, कौन से स्कॉलर हैं बैरोज, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, तो वाइट एंड रेनर का जब भी आ जाए तो ऐसे याद रखना कि इन्होंने मानव भूगोल को क्या बताया है? मानव परिस्थितिकी किस रिलेशन इनका बताया था। ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इधर
यहाँ पर ह्यूमन जो मेरियन आइसाबेला न्यूबिगिन, मेरियन आइसाबेला न्यूबिगिन, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द बायोलॉजी ऑफ मैन। मानव भूगोल क्या है? मनुष्य का जीव विज्ञान। तो खाली इतना याद रखना कि बायोलॉजी ऑफ मैन किसने कहा है? न्यूबिगिन ने। ठीक है, बायोलॉजी ऑफ मैन किसने कहा है? न्यूबिगिन ने। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पूरी डेफिनेशन फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको याद नहीं हो पाएगी वर्ड टू वर्ड। आपको उसका कोई क्रक्स पकड़ना है, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना है, कोई ऐसी लाइन पकड़नी है जिससे आपको हिट हो जाए कि हाँ, ये बात सैम्पल ने कही है, ये बात विडाल डी ला ब्लांच ने कही है, ये बात व्हाइट एंड रेनर ने कही है, ये बात न्यूबिगिन ने कही है। ठीक है, अब आप इस पर आइए। यहाँ पर मानव भूगोल की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का नाम आपने सुना है। हिप्पोक्रेटस ग्रीक स्कॉलर हुए हैं। ये क्या कहते हैं? ठीक है, इनकी फेमस बुक है पवन जल एवं स्थान, एयर वाटर एंड प्लेसेस। देखना, हिप्पोक्रेटस की ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, उसका नाम क्या है? एयर वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है, के प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं एशिया यूरोप के मनुष्य की तुलना की। एक तो ये वाला पॉइंट आपको हिप्पोक्रेटस का याद रखना है। ठीक है, दूसरे पे आइए। एरिस्टोटल, आप जानते हैं एरिस्टोटल बहुत फेमस फिलोसफर हुए हैं, ने अपनी पुस्तक यूरोप एवं एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए यह बताया कि ठंडे प्रदेश के लोग बहादुर परंतु विचार में कमजोर होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है? यूरोप और एशिया बुक में ये वाली बात अरस्तु ने कही है। क्या बात कही है? कि ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं बहादुर तो होते हैं परंतु विचार में कमजोर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठंडे प्रदेश के लोग बहादुर तो होते हैं परंतु विचार में कमजोर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? अब इस पर आइए। अगरथेसाइड्स ने क्या किया था? इथोपिया की प्रजातियों का वर्गीकरण उनके भोजन के आधार पर किया था। तो भोजन के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया था? अगरथेसाइड्स ने। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, टॉलमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस, ये आपने पढ़ा है। टॉलमी कौन थे? रोमन ज्योग्राफर थे। उनकी बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, में गणित, भूगोल एवं अक्षांश देशांतर के प्रक्षेपों का वर्णन किया गया है। देखिए, पेपर थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए ये नहीं पूछेंगे कि ज्योग्राफिकल सिंटैक्सिस किसने लिखी, वो ये भी पूछ सकते हैं कि ज्योग्राफिकल सिंटैक्सिस किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकल ज्योग्राफी, लेटलॉन्ग्स एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, लेटलॉन्ग्स, लेटलॉन्ग मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, और प्रक्षेप मीन्स प्रोजेक्शंस, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, क्लूवेरियस आपने पढ़ा ही है रिनायंस पीरियड में, पुनर्जागरण काल में थे ना क्लूवेरियस। इन्होंने अपनी बुक यूनिवर्सल ज्योग्राफी, जो इनकी बुक है, में विश्व के देशों की प्राकृत के प्रदेशों का वर्णन किया। और वारेनियस को आप जानते हैं, जो ड्यूलिज्म लेके आए थे ज्योग्राफी में। ठीक है, इनकी बुक है ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, में मैथमेटिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का वर्णन किया है। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से आपको बेसिक पॉइंट्स है जो याद होने ही चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हल्का सा मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, क्लूवेरियस कौन थे, उनकी बुक क्या थी। वारेनियस कौन थे, जिनके टाइम पे ड्यूलिज्म आया था ज्योग्राफी में, उनकी बुक क्या थी। ज्योग्राफी सिंटैक्सिस किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, और मतलब इस तरीके से अंदाजा होना चाहिए। हिप्पोक्रेटस ने कौन सी बुक लिखी थी? एयर वाटर एंड प्लेसेस, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर लिखा है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं? पहला देख लेते हैं, इवोल्यूशन एंड एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी किसका है? पॉल विडाल डी ला ब्लांच का। पॉल विडाल डी ला ब्लांच कौन थे? ह्यूमन ज्योग्राफर थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन किसका है? इंटर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन, जीन ब्रूंस का है। जीन ब्रूंस कौन थे? ह्यूमन ज्योग्राफर थे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या एवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी किसका सिद्धांत है? जीन ब्रूंस का। जीन ब्रूंस कौन थे? ह्यूमन ज्योग्राफर थे। तो मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत ये आपको पता चले कौन थे। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग फेमस। जैसे जीन ब्रूंस क्या लिखते हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका हाश्र हो रहा है। वास्तव में भी कुछ भी स्थायी नहीं है। चूंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं, अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये कौन कहते हैं? आपके जीन ब्रूंस कहते हैं। अब यही स्टेटमेंट आपसे कोई एक लाइन में याद रखने के लिए बोले तो आपको क्या रखना है कि हर वस्तु को चेंजेबल किसने बताया कि हर वस्तु चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। बस हर वस्तु, हर चीज चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है। ये बात किसने बोली है? जीन ब्रूंस ने। बस काम खत्म, आप ऑप्शन में सही कर लेंगे। क्लासिक टॉलमी, टॉलमी का पूरा नाम है, आपको खाली टॉलमी याद रखना है।
भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया देखता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि ज्योग्राफी क्या है, एक ऐसा साइंस है जो स्काई में अर्थ की शेडो देखता है। तो ये बात किसने कही थी कि ज्योग्राफी को ऐसा साइंस किसने बताया जो स्काई में अर्थ की शेडो देखता है? क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? स्काई में अर्थ की शेडो, ये वाली बात किसने कही? टॉलेमी ने कही। संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव है, वन स्पिरिट लाइफ के दर्शन किसने बताए थे? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। जब आपने पढ़ा होगा जर्मन में तो उसमें स्टेटमेंट पढ़ा होगा, देयर इज अ वन स्पिरिट अमंग द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे करके, देयर इज अ वन स्पिरिट अमंग द वर्ल्ड, देयर इज वन स्पिरिट, ऐसे करके। तो वो स्टेटमेंट किसका है? वन स्पिरिट के नाम से, हम्बोल्ट का है। बस इतना याद रखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। जीन ब्रूस लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बुद्धिमान शक्ति और सोलर एनर्जी को मूर्ख शक्ति बताया है, ठीक है। देखो कितनी अजीब बात है ना, कुछ समझ से बाहर जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप बुद्धिमान कह रहे हो, सोलर एनर्जी को आप मूर्ख शक्ति कह रहे हो, जबकि दोनों क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो आप मतलब आप समझ रहे हो कि जीन ब्रूस का माइंड कहाँ चल रहा है। जीन ब्रूस ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बुद्धिमान शक्ति और सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है, ठीक है। इसका कारण है, क्यों कहा है? एक तो आपको याद रखना है किसे वाइस फोर्स कहा है, किसे फुलिश कहा है, किसे बुद्धिमान शक्ति कहा है, किसी को मूर्ख शक्ति कहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब एवं घनत्व की वस्तुओं या प्रदेश के बीच स्थायित्व एवं संतुलन का अंतरक को बनाए रखती है, जबकि इसके विपरीत सौर शक्ति वायुमंडलीय संचलन में विषमता उत्पन्न करती है, जिससे अंतर धरातल पर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। क्या समझे? बात का मतलब ये है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज का जो प्रेशर है, जो डेंसिटी है, उसको बैलेंस किए हुए है ना। पानी समुद्र में है, लैंड पार्ट पे सब चीज एक्टिव है, गाड़ियां चल रही हैं, हम लोग रह रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स से सबको बांधे हुआ है। इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कहा गया है? इज अ वाइज फोर्स, ठीक है, बुद्धिमान शक्ति कहा गया है। लेकिन सोलर एनर्जी को मूर्ख शक्ति क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि सोलर एनर्जी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर वेरिएशन क्रिएट होता है, प्रेशर वेरिएंट क्रिएट होता है, जिससे प्रेशर में वेरिएशन होने से क्या होता है? साइक्लोन जनरेट होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स की जो शिफ्टिंग होता है, एक तरीके से क्या हो रहा है, चीजें उथल पुथल हो रही है ना सोलर एनर्जी की वजह से। इसलिए सोलर एनर्जी को मूर्ख शक्ति कहा है, ठीक है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन जीन ब्रूस ऐसा मानते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे जो नियतिवादी संभववादी ये विचार जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग हुए हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना इस वीडियो में होता है तो ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसाल्ट इज अ कंडक्टिव ऑफ पिटी, पाइटी, ठीक है, जर्मन कहावत है। किसने कही है ये मतलब नहीं है। बेसाल्ट इज अ कंड्यूसिव ऑफ पाइटी, ये बात कौन कहता है? जर्मन कहावत है, ठीक है। अर्थात बेसाल्ट के क्षेत्र वाले मनुष्य को शासित करना दुष्कर है, क्योंकि यह धर्मी तथा जान पर खेल जाने वाले होते हैं। देखिए बेसाल्ट इज अ कंड्यूसिव ऑफ पीटी, ये तो याद ही रखनी है आपको कि जर्मन स्टेटमेंट है ये, ठीक है। बेसाल्ट मतलब क्या होता है? आग्नेय चट्टानों में पढ़ा है ना आपने, बेसाल्ट अवसादी, ये बेसाल्ट होती हैं, ग्रेनाइट होती हैं, है ना। तो ये इसका मतलब है कि बेसाल्ट क्षेत्र में मीन्स ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासित करना दुष्कर है। दुष्कर मीन्स इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग अधर्मी होते हैं, धर्म वर्म की चिंता नहीं करते, जान पर खेल जाते हैं। ये बात कौन कहते हैं? किरचॉफ कहते हैं। देखो याद कैसे रखना है, बेसाल्ट इज अ कंड्यूसिव ऑफ पीटी, तो आपको जर्मन कहावत याद रहेगी। लेकिन किरचॉफ क्या कहते थे कि भैया इन लोगों को नहीं आप हैंडल कर सकते, ना इन लोगों को माइंड चेंज कर सकते, ये अपनी जान पे खेल जाएंगे, ना इन्हें धर्म से कोई फर्क पड़ता, ठीक है। तो ये किरचॉफ कहते हैं, ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। कुमारी सैंपल का देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, जो आप पूछ रहे थे, एक बार आपने पूछा था शायद किसी ने। तो कुमारी सैंपल का स्टेटमेंट क्या है? मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है और वह पृथ्वी की शिशु मात्र नहीं है, अर्थात वह पृथ्वी का खाक एक पुतला मात्र भी नहीं है, वरन पृथ्वी उसकी माता है। उसने उसे जन्म दिया है, उसका लालन पालन किया है, उसको भोजन दिया है, कार्यत व्यवस्था से नियत किया है, उसके विचारों को निर्देशित किया है और उसकी प्रमुख सम्मुख कठिनाइयाँ प्रस्तुत की हैं। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे इतनी बड़ी लाइनों को? खाली इतना याद रखेंगे कि पृथ्वी उसकी माँ के समान है, जिसने उसका लालन पालन किया है, ठीक है, उसके थॉट्स डेवलप किए हैं और उसके सामने प्रॉब्लम्स रखी हैं जिसको वो खुद सॉल्व कर सके, ठीक है। इस तरीके से याद किया जाता है शॉर्ट में। 6 लाइनों को 6 लाइनें याद नहीं करनी है आपको, वो आपको अपना दिमाग होना चाहिए कि मुझे क्या पॉइंट उठाना है, क्या ऐसा वर्ड उठाना है जिससे मुझे सैंपल का स्टेटमेंट पूरा याद रहे, ठीक है। प्रकृति का मानव पर नियंत्रण तथा निश्चयात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु इस कार्य में मानव की भांति शोरगुल नहीं मचाती, वरन मूक रहती है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुमारी सैंपल का स्टेटमेंट। क्या कहती है कुमारी सैंपल इसमें? कुमारी सैंपल ये कह रही है कि प्रकृति का मानव पर निरंतर और कंटिन्यूअसली इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो मानव की तरह शोर नहीं मचाती। शोर मतलब जैसे मानव शोर मचाता है ना नेचर में, शोर कैसे मचा रहा है? चिल्लाने को शोर मचाना नहीं कहते। शोर मचाना होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर को नुकसान पहुंचाना। तो नेचर कभी इस तरह से शोर नहीं मचाती, वो मूक बनी रहती है। मूक मीन्स चुप रहती है। ठीक है, ये वाली बात कौन कह रहा है? कुमारी सैंपल। याद कैसे करेंगे इस लाइन को? कि मानव को तो शोरगुल बताया है, शोर मचाने वाला, और प्रकृति को शांत बताया है। किसने? कुमारी सैंपल ने। ये एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो संभववादी संबंधी विचार हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये था आपका पार्ट 1, मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशन, जिसमें हमने बेसिक जो जोग्राफर्स हुए हैं, ह्यूमन जोग्राफर्स, उनके बारे में हमने पढ़ा है, उनकी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? संभववादी संबंधी विचार एवं उनके विचारक। ओके, थैंक यू।